हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान सहायक। तो आज हम डिस्कस करेंगे कॉम्यूटेशन ऑफ पेंशन के बारे में, जिसको हिंदी में भी बोलते हैं पेंशन का रूपांतरण। इसको क्या बोला जाता है? ये जो मैंने यहाँ पे जो आपको जो विस्तारित रूप से आपको जो वर्णन करूंगा, इसका जो रूल है ये सीसीएस कॉम्यूटेशन ऑफ पेंशन रूल 1981 के तहत मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। ये रेफरेंस है मेरा, ठीक है। और ये इसको कॉम्यूटेशन ऑफ पेंशन क्यों बोला जाता है, क्या मेन फीचर इसका रहेगा, कैलकुलेशन कैसे होता है, और आपका जो भी मन में क्वेश्चन आ रहा हो ना, ये लास्ट में आप एफएक्यू के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे। तो आप जरूर देखिए, फुल वीडियो देखिए, उसके बाद आपको पता चलेगा। और आप अगर आपको स्लो लग रहा है तो 1.5x में आप प्लेबैक स्पीड करके भी देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। पहले जान लेते हैं हम कम्यूटेशन ऑफ पेंशन किसको बोला जाता है। एक लेमन लैंग्वेज में समझे तो कम्यूटेशन ऑफ पेंशन ये होता है, जो आप रिटायरमेंट होने के बाद जो आपको लमसम अमाउंट मिलता है, उसका कुछ पर्सन आप वॉलंटरली गवर्नमेंट को बेच देते हैं। तो उसी पर्सन को बोलते हैं हम कम्यूटेशन ऑफ पेंशन। तो यहाँ पे मेन फीचर में आप देखते हैं कि वही सेम चीज ही देखें कि जो आपको जो कम्यूट करना रहेगा, ये 40% ही आपको कम्यूट कर सकते हैं। ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम 40% ही आप कम्यूट कर सकते हैं। और ये जो कम्यूटेशन ऑफ पेंशन पेड आपको होगा, ये लमसम अमाउंट में एक पेड होगा। बट इस यहाँ पे जानने वाला बात है कि आप अगर 1 साल के रिटायरमेंट के अंदर हैं, तो आपको कोई भी मेडिकल एग्जामिनेशन का रिक्वायर्ड नहीं रहेगा आपको, अगर कम्यूट का ऑप्शन लेना चाहते हैं। अगर आप मान लीजिए आपका 1 साल लास्ट जो पीरियड है, आप रिटायरमेंट से पहले आपका 1 साल लाप्स कर गया और एक्सपायरी हो गया, तो इस केसेस में आपको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एक मेडिकल एग्जामिनेशन के तहत ही आपको एक्सरसाइज एक्सरसाइज कर सकते हैं, आपको आप ऑप्शन एबल कर सकते हैं। ये जो लॉमसम पेएबल रहेगा, आपको लॉमसम अमाउंट जो मिलेगा, ये जो कैलकुलेशन रहेगा, ये कॉम्पिटिशन टेबल एक है जो डीओपीटी का ऑर्डर था, जो 2006 के अंतर्गत ये कॉम्पिटिशन टेबल का रेफरेंस लेके ये लॉमसम में पेएबल आपको हो जाएगा। ये जो मंथली पेंशन है, ये आपको रिड्यूस पर्सन के हिसाब से, जितना पर्सन आप कम्यूट किए होंगे उसी पर्सन के हिसाब से आपको मिल जाएगा। ये जो रहेगा, ये फिर से आपको 15 साल के लिए रहेगा, और 15 साल एक्सपायर होने के बाद आपका फिर से नॉर्मल पेंशन के तहत आपका रिस्टोर हो जाएगा। इस केसेस में आपको, आप अगर समझ रहे हैं, ये डीआर, अगर डीआर का बात करें, जिसको बोलते हैं डियरनेस रिलीफ, ये और डीए बोलते हैं, जो एम्प्लॉय कंटिन्यू वर्किंग कर रहे हैं। तो इस केसेस में आपको डीआर मिलता रहेगा। डीआर में कोई डिडक्शन नहीं होगा। अगर कम्यूटेशन ऑफ पेंशन जो डिडक्ट होगा, ओनली आपका बेसिक पे के अंतर्गत होगा, आपको कोई भी डीआर के अंतर्गत नहीं होगा। तो यहाँ पे आप अच्छे से समझिए, जो कैलकुलेशन होगा ना कम्यूटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ पेंशन का। तो यहाँ पे हम फर्स्ट फॉर्मूला देख लेते हैं। ये जो फॉर्मूला होता है, ये पर्सन ऑफ पेंशन, कुछ पर्सन जो 40% पर्सन आपको रहेगा, इनटू कम्यूटेशन फैक्टर जो मैंने बोला था डीओपीटी 2016 के टेबल के अनुसार, इनटू 12। ओके, यहाँ पे नोट करने वाला बात है, जो कम्यूटेशन फैक्टर रहेगा ना, ये आपका जो विथ रेफरेंस टू योर नेक्स्ट एज ऑफ बर्थडे, ठीक है। ये जो मतलब जो नेक्स्ट बर्थडे ईयर है ना, इस ये टेबल, ये कम्यूटेशन फैक्टर टेबल के अनुसार, इसको आप नेक्स्ट बर्थडे के टेबल के अनुसार ही आपको पॉइंट कम्यूटेशन फैक्टर काउंट किया जाएगा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल तौर पे हम लिए हैं कि जो लास्ट बेसिक पे, अगर आपका मान लीजिए रिटायरमेंट के टाइम पे आप 60,000 था आपका, तो बेसिक फॉर पेंशन आपको बन जाएगा 50% बन जाएगा, जैसे कि 30,000 हो गया। यहाँ पे परसेंटेज ऑफ कम्पिटिशन जो आपको करना है 40% करना है। तो अगर हम 30,000 का 40% अगर पेंशन पर्सन को काउंट करें, तो फिर ये हो जाएगा आपका 12,000 रुपीज। अगर हमने एज, अगर आपका कंपटीशन फैक्टर के अनुसार हम पकड़ते हैं, मान लीजिए कि एज ऑन नेक्स्ट बर्थडे आफ्टर रिटायरमेंट, मतलब 60 साल में आप रिटायर हुए, और 61 साल को हम कंपटीशन फैक्टर के अनुसार पकड़ लिए 61 ईयर्स। तो यहाँ पे जो 61 ईयर्स के अनुसार जो कंपटीशन फैक्टर रहेगा, ये 8.194 रहेगा। ये जो, अगर आप जानना चाहते हैं कि ये कैसे बना, ये 8.194 और कम्यूटेशन फैक्टर क्या होता है, तो आप जरूर कमेंट करिए, मैं उसी के ऊपर वीडियो बना दूंगा। पर आप कमेंट करेंगे तो भी वीडियो बनाऊंगा। तो यहाँ पे वही सेम फॉर्मूला के अनुसार ही हम देखेंगे, कम्यूटेशन वैल्यू ऑफ पेंशन इक्वल टू कम्यूटेड पर्सन इंटू कम्यूटेशन फैक्टर इंटू 12। तो यहाँ पे कम्यूटेड पर्सन कितना रहा, ये 40% ऑफ 30,000, ये रहा आपका 12,000 रुपीज, इंटू 8.194, ये जो कम्यूटेशन फैक्टर रहा है जो 61 ईयर्स के रेफरेंस को आप लेंगे, तो इंटू 12। इसको आप टोटल कैलकुलेशन करेंगे तो 11,79,936 रुपीज हो रहा है। अगर मान लीजिए आपका कैलकुलेशन आप भी करिए, अगर कुछ गलत हुआ तो फिर आप मुझे कमेंट करिए। यहाँ पे आपको मान लीजिए आपका डेट ऑफ रिटायरमेंट था, आपको 31/3/2023 में आपको डेट ऑफ रिटायरमेंट था।
आपका जो रिड्यूस पेंशन था ना, जो रेसिड्यूअरी पेंशन था, ये आपका कितना बन जाएगा, मतलब आप 40,000 जो 40% जो कम्यूट किया आपने, तो यहाँ पे हो जाएगा, तो 30,000 से और 12,000 रुपीज को माइनस कर देंगे, तो आपका ये जो पेंशन आपका 18,000 रुपीज हो गया, ये आपको मिलेगा। ये जो पीरियड रहेगा आपका 15 साल के लिए रहेगा, जो रिड्यूस आपने जो कन्वर्ट किए हैं पेंशन, ये रिकवरी के लिए रहेगा। तो फिर इसके लिए आपका रहेगा 1/4/2023 से 31/3/2038। ओके, तो ये आपको जो नॉर्मल पेंशन फिर से रिस्टोर हो जाएगा कब, ये 1/4/2038 में आपको रिस्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पे एक नोट करने वाला बात है, ये थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि जो रिड्यूस पेंशन आपका रहेगा ना, ये 18,000 आपको मिलेगा। ओके, 15 साल तक आपको मिलेगा, ये क्लियर है। आप 1/4/2023 से 31/3/2038 तक आपको 15 साल हो रहा है, तो ये आपको 18,000 ही मिलेगा। जो नॉर्मल पेंशन मिलेगा आपको 30,000 कंटिन्यू आपको मिलेगा, प्लस डीआर, ये ओनली बेसिक पे में बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ये जो मिलेगा आपको 1/4/2038 के बाद आपको मिल जाएगा, आपको 30,000 रुपीज पर मंथ करके आपको मिलेगा। यहाँ पे आपका मन में जो क्वेश्चन आ रहा है, जो एपीक्यू आ रहा है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो आ रहा है, यहाँ पे हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इज देयर एनी रेस्ट्रिक्शन ऑन कम्यूटेशन ऑफ पेंशन? क्या कुछ रेस्ट्रिक्शन है कम्यूटेशन ऑफ पेंशन के लिए? यस। आपका गवर्नमेंट सर्वेंट जो भी आपका अगर डिपार्टमेंटल और जुडिशियल प्रोसीडिंग चल रहा है आपका रिटायरमेंट से पहले, अगर, तो उस केसेस में भी आपका कम्यूटेशन ऑफ पेंशन भी रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। अगर मान लीजिए आपका रिटायरमेंट के बाद आपने अवेल भी कर लिए, मान लीजिए, तो इस केसेस में भी आपका रुक सकता है आपका कम्यूटेशन ऑफ पेंशन। और अगर मान लीजिए आपका जो प्रोसीडिंग है वो पेंडिंग पेंडिंग है आपका, तो उस केसेस में भी आपको अलाउ नहीं किया जाएगा कम्यूट करने के लिए, जो आपका पेंशन है, प्रोविजनल पेंशन है, उसमें से कम्यूट करने के लिए नहीं दिया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, क्या whether a family can be given the benefit of 40% of commutation if a pension dies before exercising option? तो क्या एक फैमिली को ये बेनिफिट दिया जा सकता है 40% ऑफ कम्यूटेशन ऑफ पेंशन, अगर मान लीजिए कोई पेंशनर की डेथ हो जाता है इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करने से पहले? इस केसेस में आपका आंसर, यहाँ पे आंसर रहेगा नो। ये बेनिफिट एक फैमिली को नहीं दिया जाएगा, ये ओनली एम्प्लॉयर के लिए या पेंशनर के लिए था। फैमिली का जो बेनिफिट रहेगा ओनली पेंशन के लिए रहेगा, जो लमसम पेंशन है उसका उसी हिसाब से, रोल के हिसाब से उसको मिलेगा। यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन रहेगा, व्हाट विल बी द इफेक्टिव रेट ऑफ रिड्यूस पेंशन? क्या इफेक्टिव रेट रहेगा रिड्यूस पेंशन के लिए? तो इस केसेस में हम देखते हैं कि जो आपका जो कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन जिस डेट में आपको मिल गया है, रिसीव किए हैं आपने, या फिर आपको अगर 3 मंथ हो गया है पीओ को भेजने से पहले, पीओ जो पेमेंट, जो कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन का पीओ अगर पेमेंट कर दिया है और अथॉरिटी इशू कर दिया है, तो उस केसेस में उस डेट से भी आपको रिड्यूस पेंशन मिल सकता है। या फिर आप अगर मान लीजिए आपका अगर बैंक अकाउंट में आपका अगर क्रेडिट हो गया है, जो कम्यूटेशन ऑफ पेंशन था, उस डेट से भी आपको रिड्यूस पेंशन मिल सकता है। तो ये केसेस में आपको दो स्टेजेस में आपको रिडक्शन ऑफ पेंशन उस डेट डेट के हिसाब से आपको मिल सकता है। तो यहाँ पे जो फोर्थ क्वेश्चन रहेगा, इज एनी ऑथराइजेशन फॉर रिस्टोरेशन ऑफ कम्यूटेशन ऑफ पेंशन आफ्टर 15 years रिक्वायर्ड फ्रॉम पीओ और सीपीओ? तो इस केसेस में हम देखेंगे कि क्या ये रहेगा रिस्टोरेशन ऑफ जो आपका कॉम्पिटिशन पर्सन ऑफ पेंशन जो रिस्टोर होगा 15 साल के बाद, इसका कोई ऑथराइजेशन चाहिए क्या रिस्टोरेशन होने के लिए? इसका आंसर होगा नहीं। आपको रिस्टोरेशन के लिए कोई भी ऑथराइजेशन लेने का जरूरत नहीं है। ये अगर 15 साल हो गया आपका, तो ये ऑटोमेटिकली बैंक के द्वारा ही आपको रिस्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि फ्रॉम व्हाट डेट इज नॉर्मल पेंशन रिस्टोर? किस डेट से आपको नॉर्मल पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा? तो इस केसेस में कॉम्पिटिशन ऑफ पेंशन अगर आपका 15 साल के बाद जब हो जाएगा, आपका ऑटोमेटिकली रिस्टोर हो जाएगा आपका जो नॉर्मल पेंशन है। ये ये आपका जब जब भी 15 साल, मतलब 15 साल मतलब जब मैं कैलकुलेशन से बोला था आपका रिटायरमेंट से आपका रिटायरमेंट के बाद, आप जब से आपका कॉम्पिटिशन लागू हुआ उस डेट से आपका ये तक, आपका 15 साल होने तक, इस डेट को हम पकड़ेंगे जो रिटायरमेंट, जो नॉर्मल रिड्यूस पेंशन आपको के हिसाब से हम पकड़ेंगे। यहाँ पे सिक्स क्वेश्चन रहेगा आपका कि व्हाट इज रिड्यूस रेसिडुअल और रेसिडुअरी पेंशन? तो रिड्यूस रेसिडुअल रेसिडुअरी पेंशन ये एक पार्ट ऑफ पेंशन होता है जो पेएबल होता है, कि आपका जो कम्यूटेशन ऑफ पर्सन ऑफ पेंशन जब डिडक्शन होने के बाद ये पेएबल होता है, ठीक है।
तो 7 क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट वुड बी द एज टू बी यूज्ड फॉर कम्प्यूटेशन ऑफ एडिशनल कम्यूटेबल पेंशन एंड व्हिच फैक्टर वुड बी यूज्ड फॉर सच एडिशनल कम्यूटेबल पेंशन. तो इस इसका अगर बात करें तो फिर ये किस एज में आपको होना चाहिए, आप ये ले सकते हैं कॉम्पिटिशन ऑफ एडिशनल कम्यूटेबल पेंशन, कौन सा फैक्टर इसमें लागू होगा. तो इस केसेस में आपका जो एज होगा ना, ये जो कम्यूटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ पेंशन जब कैलकुलेशन किया जाएगा और जब आप ओरिजिनल एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे, उस टाइम में आपको एडिशनल कम्यूटेबल पेंशन के लिए भी इस एज को मान्यता दिया जाएगा. तो यहाँ पे 8 क्वेश्चन देखते हैं कि एक एक पर्सन अगर उसका डेट ऑफ बर्थ जो फर्स्ट मंथ में अगर उसको अगर रिटायरमेंट होना था, वो अगर प्रीवियस मंथ रिटायर्ड हो गया है, तो क्या ये कम्यूटेशन और कम्यूटेशन टेबल को ये कैलकुलेशन में लिया जाएगा, ये कंसीडर किया जाएगा. तो इस केसेस में हम देखते हैं कि कम्यूटेशन ऑफ पेंशन जो रहेगा ये एब्सोल्यूट रहेगा जिस डेट से आप रिटायर हो रहे हैं. बट द कॉम्पिटिशन वैल्यू लिया जाएगा जो उसका जो 61st बर्थडे होगा, मतलब एज जो रिटायरमेंट के नेक्स्ट वाला बर्थडे होगा. इस केसेस में जो अगर वो रिटायर कर रहा है एज 60 एज में रिटायर कर रहा है, तो इस केसेस में भी आप उसको 61st बर्थडे को ही उसका कॉम्पिटिशन वैल्यू काउंट किया जाएगा. तो क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है कि whether a person who has commuted some percentage of his pension, अगर कोई पर्सन कम्यूट किया है कुछ अमाउंट ऑफ पेंशन, जैसे कि मान लीजिए इस केसेस में जैसे कि कोई अगर पर्सन फर्स्ट और 20% ही कम्यूटेड किया है और जो रेस्ट रिमेनिंग 20% रहा है, उसको अगर बाद में फिर से चाहता है वो कम्यूट करने के लिए, तो उस केसेस में क्या ये हो सकता है. तो इस केसेस में भी इसका कोई भी प्रोविजन नहीं है सेकंड ऑप्शन के लिए. अगर आपने फर्स्ट अगर ऑप्शन को अगर एब्सोल्यूट दिया है, तो फिर आपको सेकंड ऑप्शन नहीं मिलेगा कंपटीशन करने के लिए. अगर अच्छा लगा वीडियो आपको, तो फिर आप कमेंट लाइक और शेयर कर दीजिए जरूर. अगर कमेंट देना है, आप सजेशन देना है कौन सा वीडियो चाहिए आपको, तो फिर आप जरूर दीजिए, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा आपको. थैंक यू गाइस.